गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम प्लांट्स में पाए जाने वाले वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि प्लांट्स में 3 टाइप के टिश्यू सिस्टम पाए जाते हैं। नंबर 1 एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, नंबर 2 ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड नंबर 3 वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। इनमें से हमने एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम एंड ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था। आज हम वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए, पादप में जो स्तंभ और मूल होते हैं उनके केंद्रीय भाग में मज्जा रश्मियाँ और संवहन पाए जाते हैं। ये सभी परिरंभ द्वारा परिबद्ध या घिरे हुए रहते हैं और परिरंभ द्वारा घिरे हुए इस संपूर्ण भाग को रंभ या स्टिल कहा जाता है। रंभ के उस क्षेत्र में जिसमें संवहन पुलों वेस्कुलर बंडल्स का जाल मिलता है उसे संवहन क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट अपन देखेंगे वेस्कुलर बंडल्स है उनकी उत्पत्ति के बारे में। तो वेस्कुलर बंडल्स की उत्पत्ति एपिकल मेरिस्टेम की प्रोकेम्बियम से होती है। प्रोमेरिस्टेम या प्राक विभज्योतक की सभी कोशिकाएं समव्यासी होती है। इन कोशिकाओं में अनुदैर्ध्य विभाजन के दौरान कुछ कोशिकाएं सघन जीवद्रव्य और बड़े केंद्रक की होकर प्रोकेम्बियम बनाती है। प्रोकेम्बियम 2 भागों में विभेदित रहती है। नंबर 1 फ्लोइक प्रोकेम्बियम और नंबर 2 जाइलिक प्रोकेम्बियम। जो फ्लोइक प्रोकेम्बियम होती है उससे फ्लोएम का परिवर्धन होता है और जो जाइलिक प्रोकेम्बियम होती है उससे जाइलम का परिवर्धन होता है। और जो संवहन उत्तक तंत्र है वो जाइलम और फ्लोएम से निर्मित होते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे जाइलम। तो जाइलम जो होता है उसकी कोशिकाओं का परिवर्धन दोनों दिशाओं में यानी बेसिपिटल और एक्विपिटल दोनों दिशाओं में होता है, जबकि फ्लोएम का परिवर्धन केवल एक्रोपिटल दिशा में ही होता है। बेसिपिटल को हिंदी में कहा जाता है तलाभिसारी क्रम में और एक्रोपिटल को हिंदी में कहा जाता है अग्राभिसारी क्रम में। तो जाइलम की कोशिकाओं का परिवर्धन तो तलाभिसारी और अग्राभिसारी दोनों दिशाओं में होता है, जबकि फ्लोएम की कोशिकाओं का परिवर्धन केवल अग्राभिसारी क्रम में ही होता है। जाइलम को उसकी परिवर्धन की प्रक्रिया या डेवलपमेंट के आधार पर 3 प्रकारों में विभेदित किया जाता है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। इसमें नंबर 1 है एक्जार्क और नंबर 2 है एंडार्क जाइलम और नंबर 3 है मीजार्क। सबसे पहले अपन देखेंगे एक्जार्क या बाह्य आदिदारुक। देखिए, जाइलम वैसे 2 प्रकार का होता है, आदिदारु और अनुदारु। जो जाइलम पहले बनता है उसे आदिदारु कहते हैं और जो जाइलम बाद में बनता है उसको अनुदारु कहा जाता है। आदिदारु को प्रोटोजाइलम भी कहते हैं और अनुदारु को मेटाजाइलम भी कहा जाता है। तो जो प्रोटोजाइलम है वो पहले बनता है और मेटाजाइलम है वो बाद में बनता है। तो डेवलपमेंट के आधार पर जाइलम का पहला प्रकार है बाह्य आदिदारुक। इसको एक्जार्क भी कहा जाता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, बाह्य आदिदारुक यानी यहाँ पे आदिदारुक है वो बाहर की ओर स्थित होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि इस डायग्राम में देखिए एक्जार्क या बाह्य आदिदारुक जाइलम, तो यहाँ पे आदिदारु या प्रोटोजाइलम जो है वो बाहर की ओर स्थित होता है और मेटाजाइलम अंदर की ओर स्थित होता है। चूँकि प्रोटोजाइलम पहले बनता है तो यहाँ देखिए इस जगह पे बाहर की ओर प्रोटोजाइलम का निर्माण हो जाता है और धीरे धीरे अंदर की ओर मेटाजाइलम का निर्माण होता है। तो यहाँ जाइलम का जो परिवर्धन है वो अभिकेंद्रीय या तलाभिसारी क्रम में होता है। अभिकेंद्रीय मतलब परिधि से केंद्र की ओर, यानी प्रोटोजाइलम परिधि की ओर बनता है और मेटाजाइलम जो है वो केंद्र की ओर बनता है।
जाइलम का जो परिवर्धन है वो परिधि से स्टार्ट होकर केंद्र की ओर चलता है। प्रथम निर्मित जाइलम या जो प्रोटोजाइलम होता है उसकी कोशिकाओं का व्यास और लंबाई जो है वो अपेक्षाकृत छोटी होती है, और बाद में जो जाइलम या मेटाजाइलम या अनुदारु बनता है उसकी कोशिकाओं का व्यास और लंबाई अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है। और प्रोटोजाइलम की इसी स्थिति को बाह्य आदिदारु के एक्जार्क कहा जाता है। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। बाह्य आदिदारु के एक्जार्क का होता है जिसमें आदिदारु या प्रोटोजाइलम जो है वो परिधि की ओर स्थित होता है और मेटाजाइलम है वो केंद्र की ओर स्थित होता है। क्योंकि प्रोटोजाइलम पहले बनता है और मेटाजाइलम बाद में बनता है, तो यहाँ जाइलम का परिवर्धन है वो परिधि से स्टार्ट होकर केंद्र की ओर होता है, अर्थात अभिकेंद्रकीय रूप से ये परिवर्धित होता है। इस प्रकार का जाइलम पादपों में मूलों में जो एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पादप की मूल है उनमें पाया जाता है। इसके अलावा कुछ टेरिडोफाइट्स के स्तंभों में पाया जाता है। दूसरे प्रकार का जाइलम है एंडार्क, जिसको बोलते हैं अंतः आदिदारुक। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अंतः आदिदारुक यानी यहाँ पे आदिदारुक या जो प्रोटोजाइलम है वो अंदर की ओर स्थित होता है। यहाँ देखिए प्रोटोजाइलम यहाँ स्थित होता है और मेटाजाइलम इधर परिधि की ओर स्थित होता है। यानी पहले बनने वाला जाइलम कहाँ बनता है? केंद्र की ओर बनता है, और बाद में जाइलम कहाँ बनता है? परिधि की ओर बनता है। तो यहाँ जाइलम का विकास एंडार्क या जो अंतः आदिदारुक जाइलम होता है इसमें जाइलम का विकास केंद्र से लेकर परिधि की ओर होता है, यानी इसको अपकेंद्रीय भी कहा जाता है। इस प्रकार का जो परिवर्धन है वो अपकेंद्र की परिवर्धन भी कहलाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एंडार्क स्थिति में जो वेस्कुलर बंडल होते हैं उनमें प्रोटोजाइलम केंद्र की ओर और मेटाजाइलम परिधि की ओर स्थित होता है, और इस प्रकार का जाइलम अधिकांश या सभी एंजियोस्पर्म के स्तंभों में पाया जाता है। सभी एंजियोस्पर्म के जो स्तंभ होते हैं उनमें अंत्य आदिदारुक प्रकार का जाइलम पाया जाता है। तीसरी स्थिति होती है मिजार्क। तीसरी स्थिति देखिए मिजार्क, यहाँ पे जाइलम का परिवर्धन दोनों दिशाओं में होता है। यानी प्रोटोजाइलम है वो पहले बीच में परिवर्तित हो जाता है और उससे दोनों दिशाओं में यानी परिधि की ओर और केंद्र की ओर दोनों दिशाओं में मेटाजाइलम का परिवर्धन होता है। यानी इस प्रकार के परिवर्धन में मेटाजाइलम का परिवर्धन अभिकेंद्र की और अपकेंद्र की दोनों दिशाओं में साथ साथ होता है। परिणाम स्वरूप जो प्रोटोजाइलम है वो मध्य स्थिति में आ जाता है। यहाँ देखिए प्रोटोजाइलम वो बीच में पाया जाएगा। एक बार इस डायग्राम को फिर से समझ लीजिए कि प्रोटोजाइलम यहाँ बीच में पाया जाएगा। इस जगह पे इस जगह पे प्रोटोजाइलम पाया जाएगा और इसके दोनों तरफ यहाँ और यहाँ दोनों तरफ मेटाजाइलम पाया जाएगा। तो मिजार्क जो स्थिति होती है उसमें प्रोटोजाइलम से दोनों ओर, मिजार्क स्थिति में प्रोटोजाइलम से दोनों ओर यहाँ इस जगह पे प्रोटोजाइलम है, यहाँ प्रोटोजाइलम है और प्रोटोजाइलम से बाहर और अंदर दोनों दिशाओं में मेटाजाइलम का परिवर्धन होता है। अर्थात मेटाजाइलम का परिवर्धन अभिकेंद्र की और अपकेंद्र की दोनों दिशाओं में साथ साथ पाया जाता है। ऐसी स्थिति में प्रोटोजाइलम केंद्र में आ जाता है और उसके दोनों दिशाओं में मेटाजाइलम स्थित होता है, और इसे मध्य आदिदारुक या मिजार्क की स्थिति कहा जाता है। और इस प्रकार की स्थिति फर्नों में और जिम्नोस्पर्म के स्तंभ में पाई जाती है। इसके बाद में अपन बात करेंगे फ्लोएम की। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि फ्लोएम का परिवर्धन अभिकेंद्र की यानी परिधि से केंद्र की ओर होता है। और नॉर्मली क्या होता है कि फ्लोएम जाइलम का जो मेटाजाइलम वाला भाग होता है उसके बाहर की ओर स्थित होता है। एक वेस्कुलर बंडल में आपको दिखाती हूँ। इस वेस्कुलर बंडल में देखिए यहाँ आप देख सकते हैं ये जाइलम है और ये वाला भाग है फ्लोएम। तो जाइलम का जैसे इधर वाला भाग है प्रोटोजाइलम और ये वाला भाग है मेटाजाइलम। तो जो फ्लोएम है
ये यहाँ पे फ्लोएम स्थित है। फ्लोएम है वो जाइलम की मेटाजाइलम वाले भाग से बाहर की ओर स्थित होता है। कुछ पादपों में क्या होता है कि जैसे कुछ पादपों के स्तंभ में फ्लोएम जो है वो जाइलम के बाहर और अंदर दोनों स्थितियों में पाया जाता है। यहाँ देखिए ये एक वेस्कुलर बंडल है, ये वाला वेस्कुलर बंडल देखिए, इसमें ये बीच में जाइलम है और दोनों ओर बाहर और अंदर दोनों साइड में फ्लोएम स्थित है। साधारणतः तो क्या होता है कि अंदर की ओर जाइलम स्थित होता है, बाहर की ओर फ्लोएम स्थित होता है। और जाइलम का भी ये वाला भाग प्रोटोजाइलम है, यहाँ पे ये वाला भाग मेटाजाइलम है। तो फ्लोएम जो है ये फ्लोएम जो है वो मेटाजाइलम वाले भाग से कनेक्टेड रहता है। लेकिन कुछ पादपों के स्तंभों में क्या होता है कि जाइलम के दोनों ओर, जाइलम के बाहर की ओर, जाइलम के अंदर की ओर, दोनों साइड में फ्लोएम पाया जाता है। इसके बाद में अपन यदि बात करें कि एंजियोस्पर्म में जो फ्लोएम होता है उसमें 4 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, 4 प्रकार के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। चालनी नलिकाएं, सहकोशिकाएं, फ्लोएम मर्दूतक और फ्लोएम तंतु या फ्लोएम रेशे। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। एंजियोस्पर्म के फ्लोएम में 4 टाइप के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। चालनी नलिकाएं, सहकोशिकाएं, फ्लोएम मर्दूतक और फ्लोएम तंतु या रेशे। लेकिन एक बीजपत्री पादप या जो मोनोकोट पादप होते हैं उनके फ्लोएम में फ्लोएम मृदुतक नहीं पाया जाता है। एक बीजपत्री पादपों में जो फ्लोएम पाया जाता है उसमें 3 ही एलिमेंट्स पाए जाते हैं, चौथा एलिमेंट्स फ्लोएम मृदुतक नहीं पाया जाता है। और जाइलम की तरह ही जैसे अपन ने देखा था कि जाइलम में जो जाइलम पहले बनता है उसको प्रोटोजाइलम कहते हैं और जो जाइलम बाद में बनता है उसको मेटाजाइलम कहते हैं। ऐसा ही फ्लोएम में होता है कि परिवर्तन के दौरान प्रथम निर्मित फ्लोएम को प्रोटोफ्लोएम कहते हैं और बाद में निर्मित होने वाले फ्लोएम को मेटाफ्लोएम कहते हैं। प्रोटोफ्लोएम में जो चालनी नलिकाएं होती हैं वो अपेक्षाकृत लंबाई में छोटी होती है और उनका व्यास भी कम होता है। इसके बाद में अपन देखेंगे स्तंभों में पाए जाने वाले संवहन पुल। तो देखिए यदि अपन पादपों में पाए जाने वाले संपूर्ण प्रकार के संवहन पुलों का क्लासिफिकेशन देखें तो उसको आप इस चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं कि पादपों में 3 प्रकार के संवहन पुल पाए जाते हैं। अरीय संवहन पुल, संयुक्त संवहन पुल और सकेंद्रिक या कॉन्सेंट्रिक प्रकार के संवहन पुल। जो अरीय और रेडियल संवहन पुल है वो साधारणतया रूट्स में पाए जाते हैं और कॉन्जॉइंट यानी संयुक्त और कॉन्सेंट्रिक प्रकार के संवहन पुल है वो साधारणतया स्टेम या तनों में पाए जाते हैं। तनों में पाए जाने वाले, स्तंभों में पाए जाने वाले संयुक्त या जो कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल है, एक सेकेंड, तो कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है समपार्श्विक या कोलेटरल और दूसरा होता है बाई कोलेटरल। इसके पश्चात जो कोलेटरल वाले वेस्कुलर बंडल है उसको कैम्बियम की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है, अवर्धी या क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल और वर्धी या ओपन टाइप के वेस्कुलर बंडल। नेक्स्ट जो कॉन्सेंट्रिक प्रकार के वेस्कुलर बंडल है वो भी 2 टाइप के होते हैं। नंबर 1 जाइलम केंद्री जिनको एम्फीक्राइबल प्रकार के वेस्कुलर बंडल कहा जाता है और दूसरा होता है फ्लोएम केंद्री जिनको एम्फीवेसल प्रकार के वेस्कुलर बंडल कहा जाता है। सबसे पहले अपन स्तंभ या तनों में पाए जाने वाले संवहन पुलों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए प्रत्येक स्तंभों में पाए जाने वाले प्रत्येक संवहन पुल में दोनों संवहन उत्तक होते हैं अर्थात जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। और स्तंभों में या स्टेम में विशेष रूप से प्रत्येक संवहन पुल में दोनों उत्तक यानी जाइलम और फ्लोएम है वो परस्पर संबंध रहते हैं। स्तंभों में जो संवहन पुल पाए जाते हैं उनमें जाइलम और फ्लोएम परस्पर संबंधित रहते हैं। ऐसे संवहन पुल को कॉन्जॉइंट कोलेटरल या संयुक्त समपार्श्विक संवहन पुल कहा जाता है। ये देखिए ये 3 जो वेस्कुलर बंडल है ये तनों में पाए जाने वाले वेस्कुलर बंडल है, इनमें जाइलम और फ्लोएम
दोनों एक दूसरे से संबंधित है और इस प्रकार के संवहनबूलों को कॉन्जॉइंट कोलेटरल प्रकार के संवहनबूल कहा जाता है। ये देखिए तीनों प्रकार के संवहनबूल है जो तनों में पाए जाते हैं। इसके पश्चात देखिए द्विबीजपत्री जो पादप होते हैं उनमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है और जैसा कि आप सभी जानते हो कि सेकेंडरी ग्रोथ या द्वितीयक वृद्धि है वो कैम्बियम या एधा के द्वारा संपन्न की जाती है। तो जिन वेस्कुलर बंडल्स में कैम्बियम पाई जाती है उनको ओपन प्रकार के वेस्कुलर बंडल कहा जाता है और जिन वेस्कुलर बंडल में कैम्बियम नहीं पाई जाती है उनको क्लोज्ड प्रकार के वेस्कुलर बंडल कहा जाता है। ये देखिए एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि प्लांट्स में जो स्टेम होते हैं उनमें पाए जाने वाले वेस्कुलर बंडल को कॉन्जॉइंट प्रकार के वेस्कुलर बंडल कहा जाता है और कॉन्जॉइंट प्रकार के वेस्कुलर बंडल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कोलेटरल और एक होता है बाई कोलेटरल। कॉन्जॉइंट में देखिए क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम है वो एक दूसरे से परस्पर संबंधित रहते हैं और कॉन्जॉइंट प्रकार के वेस्कुलर बंडल दो प्रकार के हो गए, कोलेटरल और बाई कोलेटरल। कोलेटरल में क्या होता है कि जाइलम केंद्र की ओर स्थित होता है और फ्लोएम है वो परिधि की ओर स्थित होता है, यानी जाइलम अंदर की ओर स्थित होता है और फ्लोएम बाहर की ओर स्थित होता है। लेकिन जो बाई कोलेटरल प्रकार के वेस्कुलर बंडल होते हैं उनमें जाइलम के दोनों ओर, ये वाला भाग जाइलम है, जाइलम के दोनों ओर बाहर भी और अंदर भी दोनों ओर फ्लोएम उपस्थित होता है। नेक्स्ट अपन कैम्बियम की प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर कोलेटरल टाइप के वेस्कुलर बंडल है वो दो प्रकार के हो गए। जिन कोलेटरल टाइप के वेस्कुलर बंडल में कैम्बियम पाई जाती है उनको बोलते हैं ओपन वेस्कुलर बंडल। ये देखिए ये वाला भाग जो है, ये पट्टी जो बनी हुई है ये कैम्बियम है और यहाँ देखिए इसको आप ये वाला भाग कैम्बियम है। तो जिन वेस्कुलर बंडल्स में कैम्बियम पाई जाती है उनको कहा जाता है ओपन वेस्कुलर बंडल। ये वाला वेस्कुलर बंडल, इसमें देखो कैम्बियम अब्सेंट है इसलिए इनको कहा जाता है क्लोज टाइप के वेस्कुलर बंडल। और चूंकि कैम्बियम का मेन फंक्शन होता है सेकेंडरी ग्रोथ करना, तो जो ओपन टाइप के वेस्कुलर बंडल्स होते हैं उनमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है और जो क्लोज टाइप के वेस्कुलर बंडल होते हैं उनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती है। और इस प्रकार के जो वेस्कुलर बंडल्स हैं वो पाए जाते हैं स्टेम में। अब देखिए जैसे कि पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि जो डाइकोट स्टेम होता है उनमें वेस्कुलर बंडल एक वलय में स्थित होते हैं और कई पादपों में दो या दो से अधिक वलय में विन्यासित रहते हैं, लेकिन एक बीजपत्री पादपों में ऐसा नहीं पाया जाता है। उनमें क्या होता है, वेस्कुलर बंडल्स स्तंभ में एपिडर्मिस और एपिडर्मिस के नीचे की ओर जो ग्राउंड टिश्यू होता है उसमें अनियमित रूप से बिखरे हुए रहते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, डाइकोट जो स्टेम होते हैं उनमें वेस्कुलर बंडल एक निश्चित वलय में व्यवस्थित होते हैं और वलय की संख्या एक या एक से ज़्यादा भी हो सकती है। लेकिन मोनोकोट स्टेम में ऐसा नहीं होता है। मोनोकोट स्टेम में वेस्कुलर बंडल्स एपिडर्मिस के नीचे पाए जाने वाले ग्राउंड टिश्यू में अनियमित रूप से बिखरे हुए रहते हैं। इसके पश्चात अपन बात करेंगे रूट में पाए जाने वाले वेस्कुलर बंडल। थैंक यू।